हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 3 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आप अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपके साथ सब कुछ कवर करेंगे, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस से लेकर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो आपके गोल्स पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मिलेगा आपको एक क्लियर और एक्शनेबल रोड मैप टू अचीव योर गोल्स। तो शुरू करते हैं बेसिक्स से। अगर आप 3 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आपकी सालाना इनकम होती है 36 लाख। इसका मतलब है कि आप इंडिया के टॉप 5% अर्नर्स में से हो। लेकिन सच ये है कि जितना ज़्यादा आप अर्न करते हो उतना ज़्यादा आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। अगर पैसे हो तो कोई भी एक बेहतर ज़िंदगी चाहेगा, जैसे एक अच्छा घर, एक ठीक ठाक गाड़ी और एक अच्छी जगह पे छुट्टी मनाना। पर ये सब के चलते कुछ टाइम बाद 3 लाख रुपए की इनकम भी कम लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन रॉक सॉलिड करें। और एक अच्छी फाउंडेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं बनती। वेल्थ बनाने से पहले आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना होता है जो बुरे वक्त में आपके पैसे बचाए। तो सबसे पहला स्टेप होता है एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना। बेसिकली इन्वेस्ट करने से पहले आप 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस को एक फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड में रख देते हो। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस अराउंड 1 लाख रुपए है, तो आपको कम से कम 6 लाख रुपए एक लिक्विड या फिक्स डिपॉजिट में सेव करना चाहिए। अगर आप इस फंड में 9 महीने या 1 साल के एक्सपेंसेस सेव कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। और अब सवाल ये आता है कि इमरजेंसी फंड इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की, अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई या आपकी नौकरी चली गई। ऐसे वक्त पर अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने पड़ सकते हैं या फिर लोन लेना पड़ सकता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इस पर फोकस करना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी इनकम को स्मार्टली एलोकेट करना। आपने 50-30-20 बजटिंग रूल शायद सुना होगा। इस रूल के मुताबिक 50% इनकम नेसेसरी चीज़ों के लिए रखें, जैसे रेंट या ईएमआई, पेट्रोल, ग्रोसरीज, यूटिलिटी बिल्स एक्सेट्रा। ये ऐसे खर्चे हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। 30% इनकम आपको दूसरे खर्चों के लिए रखना चाहिए, जैसे हॉलीडे, बाहर खाना एक्सेट्रा। और 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन 3 लाख की इनकम लेवल पर यह रूल इफ़ेक्टिव नहीं होता। इसके बदले आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच ले सकते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स बजटिंग। इसका मतलब सिंपल है, सैलरी आते ही सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को अलग कर दे, बाकी खर्चे उसके बाद एडजस्ट करें। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि हर महीने 60,000 रुपये की एसआईपी करेंगे, फिर 40,000 आप इमरजेंसी फंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अपने फिक्स कमिटमेंट्स कवर करते हो, जैसे होम लोन, ईएमआई, कार लोन एक्सेट्रा। मान लीजिए 60 से 80,000 के आसपास इसमें चला जाता है। अब इसके बाद जो पैसा बचता है वो आप यूज़ करोगे अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए, जैसे शॉपिंग, ट्रैवल एक्सेट्रा। अपना बजट बनाते वक्त एक चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, वो है रिस्क प्रोटेक्शन, यानी हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। आज मेडिकल कॉस्ट रैपिडली बढ़ रही है, इसलिए अपनी फैमिली के लिए एक एडिक्वेट हेल्थ कवर होना ज़रूरी है। अगर आप मैरिड हो और बच्चे हैं तो आप फैमिली फ्लोटर प्लान चूज़ कर सकते हो। अगर पेरेंट्स को भी कवर करना है तो उनके लिए एक सेपरेट पॉलिसी लेना बेटर होगा। इसी तरह एक प्रॉपर टर्म प्लान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को अगर आप ना रहे तो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस के बाद आपके पास बचेंगे लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए। ये पैसा आप अपने लिविंग कॉस्ट, ट्रैवल, शॉपिंग और लाइफस्टाइल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, मतलब आपके गोल्स क्या है, क्योंकि यही गोल्स डिसाइड करेंगे कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। अगर आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में हैं तो आपके गोल्स हो सकते हैं एक घर खरीदना या अपनी वेल्थ को अग्रेसिवली ग्रो करना। और अगर आप लेट 30s से मिड 40s के बीच में हैं तो आपके गोल्स हो सकते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन, रिटायरमेंट या डेट पेमेंट।
वहीं अगर आप लेट 40s या 50s में हो तो कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट इनकम आपकी टॉप प्रायोरिटीज बन जाती है। जब आपके गोल्स की क्लैरिटी होती है तब आप उन्हें राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, एसेट एलोकेशन और टाइम होराइजन से मैच कर सकते हो। ये करने से आपका हर इन्वेस्ट किया गया पैसा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। अपने गोल्स अचीव करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को स्मार्टली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ये अप्रोच आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों प्रोवाइड करता है। तो जो हमने स्टार्ट में एग्जाम्पल लिया था उसी को यहाँ यूज करते हैं। मान लीजिए आप 60,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये आपकी सैलरी का 20% होता है। इसमें से 40,000 रुपये आप कोर पोर्टफोलियो के लिए एलोकेट कर सकते हैं। कोर होल्डिंग्स आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की फाउंडेशन होती है। इनका काम कंसिस्टेंट रिटर्न्स देना विद लोअर रिस्क एंड ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन होता है। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड सिलेक्ट करना चाहिए। अब इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं। यहाँ आप लार्ज कैप या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स यूज कर सकते हो। लार्ज कैप फंड्स इंडिया की बिगेस्ट और एस्टैब्लिश कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए ये मिड और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल होते हैं। और डाइवर्सिफाइड फंड्स जैसे फ्लेक्सी कैप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स तीनों में इन्वेस्ट करता है। ये किस सेगमेंट में कितना इन्वेस्ट करेगा ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फंड्स में फंड मैनेजर्स इक्विटीज एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है। इन फंड्स में इक्विटी पार्ट का एम होता है कि मार्केट अपसाइड कैप्चर करना और डेट पोर्शन स्टेबिलिटी देता है। ये फंड्स मार्केट करेक्शन के टाइम पे कम गिरते हैं। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स एक बढ़िया ऑप्शन है। एक बात ध्यान रखिए, लार्ज कैप्स और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स क्रैश प्रूफ नहीं होते। मार्केट करेक्शन में ये गिरते हैं लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप से कम। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 2024 से फेब 2025 के बीच मार्केट्स लगभग 14% गिरे थे। बाद में मार्केट्स रिकवर जरूर हो गए, लेकिन ऐसे डिप्स आपकी पेशेंस को टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो की। यहाँ आप अपना बचा हुआ 20,000 रुपये इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ आप थोड़ा स्ट्रैटेजिक बन सकते हो क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा होता है। अपने रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ आप इंक्लूड कर सकते हो मिड या स्मॉल कैप फंड्स। इनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन ये ज़्यादा वोलेटाइल भी होते हैं। आप यहाँ इंटरनेशनल फंड्स भी इंक्लूड कर सकते हो फॉर जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। जैसे हमने पहले बताया, सैटेलाइट पोर्टफोलियो में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ केयरफुल रहना चाहिए। मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में ड्रॉडाउन लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा होते हैं और अगर आपके चूजन फंड अंडर परफॉर्म करता है तो लॉसेस कोर पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में भी काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपके लिए क्या करता है? कोर पोर्टफोलियो देता है स्टेबिलिटी एंड मार्केट लेवल रिटर्न्स। सैटेलाइट पोर्टफोलियो देता है ग्रोथ पोटेंशियल। आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाती है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स, ग्लोबल जियोग्राफीज एंड मल्टीपल रिस्क लेवल। अब चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं ताकि समझ सके कि अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न्स पर कितना पैसा बन सकता है। मान लीजिए आपका कोर पोर्टफोलियो 10% से ग्रो करता है तो 10 साल में आपके पास लगभग 80 लाख हो सकते हैं और अगर आप 5 साल और कंटिन्यू करते हो तो ये डबल होकर 1.6 करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर रिटर्न्स 12% हो तो 10 साल में ये करीब 90 लाख बन जाएगा और 15 साल में ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब सैटेलाइट पोर्टफोलियो को देखते हैं। अगर ये 10% रिटर्न्स देता है तो 15 साल में लगभग आपके पास हो गए 80 लाख रुपए। अगर रिटर्न्स 12% हो जाए तो ये अमाउंट बढ़कर 95 लाख हो जाएगा। पर अगर रिटर्न्स 15% तक हो तो ये करीब 1.23 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब अगर आपको ये सब थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है तो आप सिंपली ईटी मनी ऐप पर जा सकते हो जो आपके गोल्स फुलफिल करने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करता है। डू चेक द ऐप। अब हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं। याद रखिए 3 लाख की सैलरी के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो वेल्थ बिल्ड करने के लिए। यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है और इसी के साथ हमारे वीडियो का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.